जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, एक मोटिवेशन लाइन के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोना जितना जलता है उतना ही प्रखर निखरता है, हीरा को जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन जितना पकता है उतना ही धुन पर खनकता है। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो दोस्तों, आपका संघर्ष जरूर सफल होगा। आप मेहनत जरूर करते रहिए और आपका संकट हमेशा हल होगा। तो चलिए, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो लोकसभा चुनाव चले आ रहे हैं और शासन व्यवस्था भारत में कैसी चलती है, तो इस शासन व्यवस्था के कैसे कैसे बांटा गया है, किस किस तरीके से ये चलाया जाता है भारत की शासन व्यवस्था। और फिलहाल में लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो इस पॉइंट्स को जानना आपके जानकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए देखते हैं इस शासन व्यवस्था को भारत में कैसे चलाया जाता है और कैसे कैसे इस शासन व्यवस्थाओं को बांटा गया है। तो ये हम पहले देखेंगे कि भारत की जो शासन व्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो भारत की जितनी शासन व्यवस्था है इन 3 भागों के माध्यम से ही चलाई जाती है। तो एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, तो पहले इस चीज के बारे में जानेंगे कि विधायिका का कार्य क्या होता है, उसके बाद कार्यपालिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसके बाद कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पहला ये चीजें देखेंगे कि विधायिका क्या करता है। तो विधायिका जो होता है कानून बनाने का कार्य करता है। विधायिका इससे ही लग रहा है, विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून, यानी कानून जो बनाने का कार्य करता है वो विधायिका करता है। कौन करता है? विधायिका करता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कार्यपालिका। तो जो विधायिका द्वारा कानून बनाई जाती है ना, जो विधायिका द्वारा कानून बनाई जाती है, तो उस कानून के अनुसार जो शासन चलाता है यानी शासन करता है वो कहता है कार्यपालिका करता है। कौन करता है? कार्यपालिका। तो विधायिका के ऐसे कानून के अनुसार शासन चलाना वो कार्यपालिका का कार्य होता है। उसके बाद आ जाता है न्यायपालिका। जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसे संबंधित जितने भी विवादें होती हैं उसका समाधान करने का कार्य न्यायपालिका करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि विधायिका कानून बनाने का कार्य करता है और कार्यपालिका उसको चलाने का कार्य करता है, और न्यायपालिका जो भी चीजें विवादित होती हैं उस चीज को, ये कानून के अनुसार जो संबंधित होते हैं उस चीज पे जो भी विवाद होता है उस चीज को समाधान करने का कार्य न्यायपालिका करता है। कौन सा करता है? न्यायपालिका। तो अब देखेंगे हम लोग विधायिका के बारे में। तो विधायिका जो है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। विधायिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है केंद्र होता है, एक होता है राज्य। तो केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो केंद्र होता है ना, केंद्र में जो मेन होते हैं ना, वो जो केंद्र के जो चले हुए थे, जो विधि बनाने का नियम होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद का जिक्र आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि अब ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। स र ल। स मतलब होता है संसद और र मतलब होता है राज्यसभा, ल मतलब होता है लोकसभा। तो 79 में, आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र मिलता है और 80 में लोकसभा का जिक्र मिलता है, और ल मतलब लोक थी, सॉरी 80 में राज्यसभा का जिक्र मिलता है और 81 में लोकसभा का जिक्र मिलता है। तो ये सरल से याद कर सकते हैं कि स मतलब संसद, संसद का 79 में मिलता है, और र मतलब रहती राज्यसभा, राज्यसभा का 80 में मिलता है, और लोकसभा को 81 में जिक्र मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो विधायिका में केंद्र और राज्य में बंटवारा हो गया, तो केंद्र के अंतर्गत संसद आते हैं, केंद्र के अंतर्गत संसद आते हैं, और संसद के अंतर्गत 2 सदन आते हैं। कौन कौन से सदन आते हैं? 2 सदन। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लेकिन अगर पूछेगा कि संसद के अंग कितने हैं ना, तो संसद के अंग 3 होते हैं। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी संसद के ही अंग होते हैं। लेकिन अगर सदन की बात करेगा तो हमेशा 2 सदन होते हैं,
हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो सदन दो होते हैं लेकिन अंग तीन होते हैं। राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग होते हैं। तो लोकसभा का जिक्र कितने में मिलता है, राज्यसभा का जिक्र कितने में मिलता है और संसद का जिक्र कितने में मिलता है, इस चीज को आप जान चुके होंगे। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, यानी लोअर हाउस भी कहा जाता है, और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इस चीज को जब हम संविधान के अंतर्गत जब पढ़ाएंगे ये चीजें आर्टिकल, तो उसके माध्यम से इसको सही तरीके से समझाएंगे। तो अभी हम कुछ बिंदु के पॉइंट्स के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्यों अस्थायी सदन कहा जाता है? क्योंकि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, इसको कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसको अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और हर एक साल उसके दो तिहाई जो हर एक साल एक तिहाई सीटें क्या होती हैं वो समाप्त थे चुनाव होता है, और एक तिहाई सीटों पर क्या होता है उसको हटा दिया जाता है, फिर एक तिहाई सीटों पर चुनाव होता है। तो इस तरीके से 6 साल का कार्यकाल होता है, वहीं लोकसभा का 25 साल का होता है। लोकसभा का जो एज होता है 25 साल होता है और राज्यसभा का जो एज होता है वो 30 साल होता है। कम से कम 30 साल होनी चाहिए तभी आप राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं। तो केंद्र वाला संसद के बारे में समझ गए कि केंद्र के विधायिका के अंतर्गत केंद्र आता है, राज्य आता है, तो केंद्र के अंतर्गत संसद आता है जो लोकसभा और राज्यसभा में बटा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यसभा। राज्य जैसे कि केंद्र में संसद होता है उसी तरीके से राज्य में विधान मंडल होता है, और विधान मंडल के भी दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद हर एक राज्यों का अनिवार्य नहीं है, जो राज्य चाहे वो ले सकता है और जो राज्य चाहे कि हटा सके तो वो हटा भी सकता है। तो विधान मंडल को भी दो भागों में बांटा गया है, विधानसभा और विधान परिषद के अंतर्गत। तो इस तरीके से विधायिका के दो अंग हो गए, केंद्र, विधायिका को दो भागों में बांटा गया, केंद्र और राज्य में, और केंद्र में संसद होता है और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं राज्य में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। सॉरी यहाँ पर हम मंडल लिख दिए, विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोट वाले बाद में देखेंगे। उसके बाद आएंगे कार्यपालिका पे। तो कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है कि केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका का जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद ये कार्यपालिका में ही उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे और मंत्री परिषद आएंगे। लेकिन कार्यपालिका का जो मेन हेड होते हैं, वास्तविक होते हैं, वो मेन होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन इस चीज को संभालने का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये आर्टिकल वो पढ़े होंगे जो राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर के 60-61 तक है, तो उस चीज को बारे में पढ़े होंगे कि 52 में पद है, 53 में उसकी शक्तियों का जिक्र है, 54 में उसका निर्वाचन से संबंधित चीजें हैं, 55 में कोटा का मतलब कि उसके निर्वाचन की विधि कौन कौन सी होगी उस चीज के बारे में जिक्र मिलता है। वही 56 में उनका कार्यकाल की, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात मिलता है। 57 में पुनः निर्वाचन भी हो सकते हैं, इस चीज का जिक्र मिलता है। और 58 में उनकी योग्यता की बात मिलता है। और 59 में उनकी शर्तें क्या है तो इस चीज का जिक्र मिलता है। और 60 में राष्ट्रपति की शपथ हो जाती है। और 61 में महाभियोग द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट से राष्ट्रपति से संबंधित है कि आर्टिकल 72 के तहत वो फांसी की भी सजा माफ कर सकते हैं, यानी क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है। तो इस चीज को भी जिक्र करिए, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा पॉइंट्स है जो एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो केंद्र में राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हो जाएंगे। वहीं राज्य में आए ना तो राज्य के में आ जाएंगे। तो राज्य में जो मेन होते हैं वो राज्य, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो ये हो जाएंगे राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री हो जाएंगे और उसके बाद मंत्री परिषद हो जाएंगे। ये जो राज्यपाल होते हैं यही मेन हुआ, उसमें वास्तविक होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका का हेड होते हैं, लेकिन जो उस चलाने का कार्य करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं।
उसके बाद आ जाएंगे न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका को भी 3 स्तर है, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि केंद्र लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य लेवल पर हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय होता है। ऐसा नहीं है, ये एक स्तर है जो ऐसा कोई राज्य के लिए विशेष नहीं होता है। ये एक स्तर बनाया गया है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के वो नीचे हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ये सब कोई विशेष राज्यों के लिए ये सब नहीं किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सुप्रीम, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसकी जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद आएंगे उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। कहाँ? इलाहाबाद में। ये ऐसा चीज है कि एक राज्य के एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। इस तरीके से आज गुवाहाटी में जाएंगे तो कई राज्यों का एक ही मुख्य न्यायालय है, गुवाहाटी न्यायालय। तो इस तरीके से मुंबई वाले हैं, कोलकाता वाला है, तो एक न्यायालय है जो कई राज्यों का भी शामिल किया जाता है। उसी में सभी चीजें दिखी जाती है न्यायपालिका से संबंधित। तो ये सबसे वो सर्वोच्च होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। दूसरे नंबर पर उसके नीचे उच्च न्यायालय होता है और अंत में जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से भारत की शासन व्यवस्था है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा नोट के समझ जाते हैं कि शासन के इन्हीं तीनों अंगों के माध्यम से शासन भारत की शासन, जो देश की शासन व्यवस्था है, चलाई जाती है। तो इन तीनों के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्थाओं को चलाई जाती है। यही देश के स्तंभ है जो हमारा देश अभी भी चल रहा है। और संविधान ऐसा चीज है जो हमारे देश को इतना तक ताकतवर बना रहा है, वो हमारा संविधान की देन है। और संविधान ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि आज हमारा देश बिखर चुका होता। और संविधान ऐसा चीज है जो हर चीज को रोक कर रखा है और नेताओं को भी रोक कर रखा है, जो अपने भ्रष्टाचार से बहुत भ्रष्टाचार कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन कर तो लेते ही हैं, लेकिन संविधान ही कुछ रोक कर रखा है। तो एक अम्बेडकर जी का लाइन है कि आप जरूर शिक्षित बनिए, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे। तो एक बार रिन्यूअल कर लेते हैं। तो विधायिका के 2 अंग होते हैं। विधायिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक केंद्र में, एक राज्य में। केंद्र में कौन कौन से होंगे? तो केंद्र में संसद होता है और संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। उसी तरीके से राज्य में आ जाओगे तो विधानमंडल होता है और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं। और उसी तरीके से राज्य में आ जाएंगे तो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं। उसी तरीके से हम लोग न्यायपालिका में आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये तीनों चीज़ें हैं जो हैं हमारे भारत के शासन व्यवस्थाओं को चलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी तीनों स्तंभों से हमारे भारत की शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। और वर्तमान में लोकसभा चुनाव है और चरणों का भी डेट फिक्स हो चुका है। तो आप अपना मत बहुत अच्छे जगह दे और अपना हक अधिकार को समझे और राजनीतिक जो आपका मत का अधिकार है इस चीज़ को समझे और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें जरूर करते रहें और ये सब ढोंगी वाले चीज़ें को नकारते रहें, क्योंकि आजकल का चुनाव ये सब बहुत तरीके से चल रहा है। आज का चुनाव रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें न करके ये जात, धर्म और मंदिर और मस्जिद की बातें कर रहे हैं ये सब नेता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखे रहे। आप समझदार हैं, आप जरूर समझते होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे चीज़ें हम आपके बीच लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।